हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूजीसी नेट और अन्य प्रतियोगी भर्ती परीक्षाओं के लिए भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। और भूगोल विषय के ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को प्रैक्टिस कराए जा रहे थे, अभी तक भौतिक भूगोल से संबंधित थे। आज की क्लास में हम लोगों को देखिए मानव भूगोल से भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखिए आप लोगों के एग्जाम में इससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को हम लोग को आज की क्लास में प्रैक्टिस करना है। और ये मानव भूगोल के जो प्रश्न होंगे, इनकी संख्या देखिए 60 होगी। और इन 60 प्रश्नों को हम लोग 2 क्लासेस में डिवाइड करके 30-30 प्रश्न प्रैक्टिस करेंगे। आपकी क्लास देखिए, अगर देखा जाए तो भूगोल की ये देखिए संपूर्ण रूप से 21वीं क्लास है। यानी अभी तक हम लोगों ने 20 क्लासेस में भूगोल के महत्वपूर्ण जो है 600 प्रश्नों का प्रैक्टिस कर लिया है। तो हम लोगों को देखिए इसी तरीके से और भी जो प्रश्न है, जितने भी टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर परीक्षा में पूछे जा सकने की जो अनुमान है, उसके अनुसार ही प्रश्नों की प्रैक्टिस की जा रही है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए और आगे के जो भी प्रश्न हैं उनको अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से प्रैक्टिस किया जाए, जैसे पहले करते थे उसी तरीके से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हाँ देखिए, आज हम लोग को कौन से प्रश्नों को प्रैक्टिस करना है? मानव भूगोल के। और मानव भूगोल के प्रश्नों में देखिए हमको प्रजातियां एवं जनजातियां, जनसंख्या, नगरीकरण और अधिवास, प्रवासन, जनसंख्या सिद्धांत, नगरीय मॉडल और पैटर्न, यानी इतने सारे टॉपिक से रिलेटेड हमको 60 प्रश्नों की प्रैक्टिस करनी है। और इन्हीं को हम लोग को 2 भागों में बांटकर देखें। चलिए एक एक करके इनको प्रैक्टिस किया जाए। और आज की क्लास का देखिए जो पहला प्रश्न है वो आपका देखिए क्या है कि विश्व की जनसंख्या को मुख्यतः कितनी मानव प्रजातियों में बांटा गया, यानी जो विश्व की जनसंख्या है उसको कितनी प्रकार की मानव प्रजातियों में बांटा गया। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया है 2, दूसरा दिया 3, तीसरा दिया 4, चौथा दिया 5। तो विश्व की जनसंख्या को देखिए मुख्यतः जितनी प्रमुख प्रजातियों में बांटा गया है वो देखिए 5 नहीं है, 4 नहीं है, 2 नहीं, बल्कि क्या है 3 है। कितनी है? 3। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। 3 प्रकार प्रजातियां हैं, मंगोलॉयड है, कॉकेसाइड है और निग्रोइड है। तो इस तरीके से 3 प्रजातियां हैं। ठीक, देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि मानव जाति को प्रमुखता जो है 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें देखिए निग्रोइड, मंगोलॉयड और कॉक्साइड जो है प्रमुख है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या है कि निग्रोइड जाति के लोग मुख्य रूप से कहाँ पर पाए जाते हैं, यानी प्रमुख रूप से इनका निवास कहाँ पर है। पहला देखिए दिया एशिया, दूसरा दिया अफ्रीका, तीसरा दिया यूरोप, चौथा दिया ऑस्ट्रेलिया। तो निग्रोइड जाति के लोग देखिए मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में नहीं, यूरोप में नहीं, एशिया में नहीं, बल्कि कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि निग्रोइड जाति के लोग मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका महाद्वीप के मध्य और दक्षिणी भागों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? यहाँ दिया माओरी, पिग्मी, एबोरिजिन और बुशमैन। तो ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं देखिए वो माओरी नहीं, पिग्मी नहीं, बुशमैन नहीं, बल्कि क्या कहलाते हैं? एबोरिजिन। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है? सी। देखिए आंसर क्या है? सी है। व्याख्या क्या होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जो आदिवासी लोग हैं वो देखिए एबोरिजिन कहलाते हैं, जिनकी अपनी क्या है? विशिष्ट संस्कृति और भाषा है। यही लोग वहां के मूल निवासी हैं। अगला प्रश्न देखिए गया है पिग्मी जनजाति किस महाद्वीप में पाई जाती है। पहला ऑप्शन देखिए दिया एशिया, दूसरा दिया अफ्रीका, तीसरा दिया दक्षिण अमेरिका, चौथा दिया यूरोप। तो पिग्मी जनजाति देखिए कहाँ पे पाई जाती है? यूरोप में नहीं, दक्षिण अमेरिका में नहीं, एशिया में नहीं, बल्कि कहाँ पर पाई जाती है? अफ्रीका में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर बी। देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या होगा कि पिग्मी जनजाति जो है मध्य अफ्रीका के कांगो क्षेत्र में निवास करती है। ये कद में छोटे होते हैं और जंगलों पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है माओरी जनजाति किस देश की मूल निवासी है। पहला ऑप्शन देखिए दिया ऑस्ट्रेलिया, दूसरा दिया न्यूजीलैंड, तीसरा दिया इंडोनेशिया, चौथा दिया पापुआ न्यू गिनी। तो माओरी जनजाति जिस देश की मूल निवासी है वो देखिए पापुआ न्यू गिनी नहीं, इंडोनेशिया नहीं, ऑस्ट्रेलिया नहीं, बल्कि कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी।
देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि माओरी जनजाति जो है न्यूजीलैंड की मूल निवासी है जिन्होंने वहां की संस्कृति को गहराई से प्रभावित किया है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि एस्किमो जनजाति किस क्षेत्र में रहती है। पहला ऑप्शन देखिए दिया सहारा, दूसरा दिया अमेजन, तीसरा दिया आर्कटिक और चौथा दिया अटलांटिक। तो एस्किमो जनजाति देखिए सहारा क्षेत्र में नहीं, अमेजोन में नहीं, अटलांटिक में नहीं, बल्कि कहाँ पे पाई जाती है, आर्कटिक क्षेत्र। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि एस्किमो लोग जो है वो आर्कटिक क्षेत्र यानी अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं और मुख्यतः ये सील मछली आदि पर निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया, बुशमैन जनजाति किस देश में पाई जाती है। पहला ऑप्शन देखिए दिया भारत, दूसरा दिया बोत्सवाना, तीसरा दिया ब्राजील, चौथा दिया है चीन। तो बुशमैन जनजाति देखिए भारत में नहीं, ब्राजील में नहीं, चीन में नहीं, बल्कि कहाँ पाई जाती है, बोत्सवाना में। बोत्सवाना कहाँ पर है, अफ्रीका में है और इसका जो क्षेत्र है जो कालाहारी मरुस्थल वाला क्षेत्र है वहीं पर खास करके इस प्रकार की जनजाति पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या है कि बुशमैन जिनको सैन भी कहा जाता है ये जनजाति देखिए दक्षिण अफ्रीका के आसपास का जो कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र है और वो मुख्यतः बोत्सवाना में पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए दिया है निग्रोइड जाति की प्रमुख शारीरिक विशेषता क्या है, यानी निग्रोइड जाति के जो लोग होते हैं वो शारीरिक रूप से किस तरीके से होते हैं। तो पहला ऑप्शन देखिए दिया गोरा रंग, दूसरा दिया चपटी नाक, तीसरा दिया नीली आंखें, चौथा दिया सीधा बाल। तो निग्राइड जाति की जो प्रमुख शारीरिक विशेषता है वो देखिए सीधा बाल नहीं, नीली आंखें नहीं, गोरा रंग नहीं, बल्कि क्या है, चपटी नाक। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि निग्राइड जाति की त्वचा जो है वो काली, बाल जो है घुंघराले और नाक चपटी होती है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया, मंगोलॉइड जाति के लोग अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन देखिए दिया दक्षिण अमेरिका, दूसरा दिया पूर्वी एशिया, तीसरा दिया यूरोप और चौथा दिया ऑस्ट्रेलिया। तो मंगोलॉइड जाति के लोग देखिए अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, यूरोप में नहीं, दक्षिण अमेरिका में नहीं, बल्कि कहाँ पाए जाते हैं, पूर्वी एशिया में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि मंगोलॉइड जाति मुख्यतः चीन, जापान, मंगोलिया, नेपाल और भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती है, इसीलिए पूर्व एशिया में। अगला क्वेश्चन का देखिए क्या दिया, कॉक्साइड जाति के लोग मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देखिए दिया अफ्रीका, दूसरा दिया यूरोप, तीसरा दिया ऑस्ट्रेलिया, चौथा दिया दक्षिण अमेरिका। तो कॉक्साइड जाति के लोग देखिए कहाँ पाए जाते हैं, दक्षिण अमेरिका में नहीं, ऑस्ट्रेलिया में नहीं, अफ्रीका में नहीं, बल्कि कहाँ पाए जाते हैं, यूरोप में। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि कॉक्साइड जाति के लोग मुख्यतः यूरोप, मध्य एशिया और उत्तर अफ्रीका में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है। तो देखिए ऑप्शन दिया है भारत, चीन, अमेरिका, इंडोनेशिया। तो देखिए विश्व की सबसे अधिक जो जनसंख्या थी वो चीन की थी, लेकिन 2023 से जो जनसंख्या है वो किसकी हो गई है, अब अपने देश भारत की। देखिए इंडोनेशिया नहीं, अमेरिका नहीं, चीन नहीं, बल्कि क्या होगा आंसर, भारत। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि 2023 के बाद जो है भारत की जनसंख्या चीन को पार करके विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश के रूप में बन चुकी है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है जनसंख्या घनत्व का अर्थ है, यानी जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है। तो पहला देखिए दिया प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, दूसरा दिया प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति संख्या, तीसरा दिया प्रति शहर जनसंख्या और चौथा दिया जनसंख्या वृद्धि दर। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ देखिए क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि दर नहीं, प्रति शहर जनसंख्या नहीं, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल नहीं, बल्कि क्या दिया है, प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्ति संख्या। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। ठीक, देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ होता है प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या।
अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है, यानी जनसंख्या पिरामिड का मतलब क्या होता है। पहला देखिए दिया क्षेत्रफल का वितरण, दूसरा दिया आयु और लिंग का वितरण, तीसरा दिया है जनसंख्या घनत्व और चौथा दिया साक्षरता दर। तो जनसंख्या पिरामिड देखिए क्या होता है, साक्षरता दर नहीं, जनसंख्या घनत्व नहीं, क्षेत्रफल का वितरण नहीं, बल्कि आयु और लिंग का वितरण। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि जनसंख्या पिरामिड किसी देश की जनसंख्या को आयु और लिंग के आधार पर प्रदर्शित करता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि भारत की जनसंख्या नीति का उद्देश्य क्या है, यानी भारत की जो पॉपुलेशन पॉलिसी है उसका उद्देश्य क्या है। पहला देखिए दिया जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाना, दूसरा दिया जनसंख्या स्थिरीकरण, तीसरा दिया प्रवासन बढ़ाना, चौथा दिया जन्म दर में वृद्धि। तो भारत की जनसंख्या नीति का जो उद्देश्य है वो देखिए जन्म दर में वृद्धि नहीं, प्रवासन बढ़ाना नहीं, जनसंख्या वृद्धि को बढ़ाना नहीं, बल्कि क्या करना है, जनसंख्या का स्थिरीकरण करना। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का प्रमुख जो उद्देश्य है वो जनसंख्या का स्थिरीकरण प्राप्त करना, यानी जनसंख्या को स्थिरीकृत करना है, जनसंख्या बढ़ने से रोकना है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, जनसांख्यिकी शब्द का अर्थ है, यानी जनसांख्यिकी शब्द का अर्थ क्या है। तो पहला देखिए दिया मानव जनसंख्या का अध्ययन, दूसरा दिया भूमि उपयोग का अध्ययन, तीसरा दिया उद्योगों का अध्ययन और चौथा दिया जलवायु का अध्ययन। तो जनसांख्यिकी शब्द का अर्थ देखिए क्या है, जलवायु का अध्ययन नहीं, उद्योगों का अध्ययन नहीं, भूमि उपयोग का अध्ययन नहीं, बल्कि क्या है, मानव जनसंख्या का अध्ययन। यानी इस क्वेश्चन का देखिए आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर क्या है, ए। ठीक, देखिए आंसर है ए। व्याख्या क्या होगा कि जनसांख्यिकी जो है जनसंख्या की संरचना, वितरण, जन्म, मृत्यु और वृद्धि दर का वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि जनसंख्या विस्फोट का अर्थ है, यानी जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या होता है। तो पहला देखिए दिया जनसंख्या का अचानक घट जाना, दूसरा दिया जनसंख्या की तीव्र वृद्धि, तीसरा दिया मृत्यु दर में कमी और चौथा दिया प्रवासन में वृद्धि। तो जनसंख्या विस्फोट का अर्थ देखिए क्या है, जनसंख्या का अचानक घट जाना नहीं, मृत्यु दर में कमी नहीं, प्रवासन में वृद्धि नहीं, बल्कि क्या है, जनसंख्या की तीव्र रूप से वृद्धि होना। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि जब जनसंख्या की वृद्धि दर असामान्य रूप से बढ़ जाती है तो इसे क्या कहा जाता है, जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है, यानी विश्व में सबसे कम जनसंख्या किस देश की। पहला देखिए मालदीव, दूसरा दिया वेटिकन सिटी, तीसरा दिया मोनाको और चौथा दिया नाउरू। तो विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला जो देश देखिए वो नाउरू, मोनाको, मालदीव नहीं, बल्कि क्या है, वेटिकन सिटी है। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि वेटिकन सिटी जो रोम के भीतर स्थित है यह विश्व का सबसे छोटा और न्यूनतम जनसंख्या वाला देश है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, यानी कौन सा ऐसा कारक है जो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करता है। पहला देखिए दिया जलवायु, दूसरा दिया जन्म दर, तीसरा दिया स्थलाकृति और चौथा दिया उद्योग। तो जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख कारक है वो देखिए उद्योग नहीं, स्थलाकृति नहीं, जलवायु नहीं, बल्कि क्या है, जन्म दर। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि जनसंख्या वृद्धि जो है सीधे तौर पर जन्म दर और मृत्यु दर पर निर्भर करती है। ठीक है, अगर जन्म दर ज्यादा रहेगी तो जनसंख्या ज्यादा होगी, मृत्यु दर अगर ज्यादा रहेगी तो जनसंख्या कम होगी। अगर दोनों समान रूप से चलेंगे तो जनसंख्या क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। अगला क्वेश्चन क्या देखिए, भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर की जाती है, यानी भारत में जो जनगणना होती है वो कितने वर्षों पर होती है। पहला देखिए दिया 5 वर्ष, दूसरा दिया 7 वर्ष, तीसरा दिया 10 वर्ष, चौथा दिया 12 वर्ष। तो भारत की जो जनगणना है देखिए वो 5 वर्ष नहीं, 7 वर्ष नहीं, 12 वर्ष नहीं, बल्कि कितने पर होते, 10 वर्ष के अंतराल पर होते। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर है सी। व्याख्या क्या होगा कि भारत में हर 10 वर्ष पर जनगणना की जाती है।
पहली जनगणना 1872 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया, देखिए जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत का विकास किसने किया, यानी जो जनसंख्या डेमोग्राफी ट्रांजिशन थ्योरी है वो किसके द्वारा दी गई थी। तो पहला देखिए थॉमस माल्थस, दूसरा दिया वॉरेन थॉमसन, तीसरा दिया है रेवेनस्टीन और चौथा दिया डार्विन। तो जनसंख्या का जो संक्रमण सिद्धांत दिया गया था वो देखिए डार्विन के द्वारा नहीं, रेवेनस्टीन के द्वारा नहीं, थॉमस माल्थस के द्वारा नहीं, बल्कि किसके द्वारा दिया था, वॉरेन थॉमसन के द्वारा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि वॉरेन थॉमसन ने 1929 ईस्वी में इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया था जो जनसंख्या वृद्धि के चरणों को समझता था। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया, नगरीकरण का अर्थ है, यानी नगरीकरण का मतलब क्या होता है। पहला देखिए दिया गांवों की संख्या बढ़ाना, दूसरा दिया शहरों की संख्या बढ़ाना, तीसरा दिया कृषि का विस्तार और चौथा दिया उद्योगों का ह्रास। तो नगरीकरण का अर्थ क्या होता है, उद्योगों का ह्रास नहीं, कृषि का विस्तार नहीं, गांव की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि क्या है, शहरों की संख्या बढ़ाना। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर बी है। व्याख्या क्या होगा कि नगरीकरण का अर्थ है शहरी जनसंख्या को बढ़ना और शहरों का विकास होना। अगला प्रश्न देखिए दिया है, विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है, यानी विश्व में सबसे ज्यादा जो है शहरी नगरीकृत का मतलब जो शहर बहुत ज्यादा है वो कौन सा महाद्वीप है। तो पहला देखिए दिया एशिया, दूसरा दिया यूरोप, तीसरा दिया ऑस्ट्रेलिया, चौथा दिया उत्तरी अमेरिका। तो विश्व का देखिए सबसे ज्यादा नगरीकृत जो महाद्वीप है, महादेश है, वो देखिए एशिया नहीं है, यूरोप नहीं है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, बल्कि क्या है, उत्तरी अमेरिका। यहाँ के देखिए लगभग 80% से ज्यादा जनसंख्या जो है शहरों में रहती है, तो इसलिए सही उत्तर क्या होगा, डी। देखिए आंसर क्या है, डी। व्याख्या क्या होगा कि उत्तरी अमेरिका में लगभग 80% से अधिक जनसंख्या जो है शहरी क्षेत्रों में रहती है, अतः यह सबसे नगरीकृत महाद्वीप माना जाता है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया, मेट्रोपॉलिटन शहर किसे कहा जाता है। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी किसे कहते हैं, 1 लाख जनसंख्या वाला शहर, 5 लाख जनसंख्या वाला शहर, 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाला शहर, ग्रामीण क्षेत्र। तो मेट्रोपॉलिटन सिटी किसको कहा जाता है, ग्रामीण क्षेत्र को नहीं, 1 लाख जनसंख्या वाले शहर को नहीं, 5 लाख जनसंख्या वाले शहर को नहीं, बल्कि किसको कहा जाता है, 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले शहर। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सही उत्तर क्या है, सी। देखिए आंसर क्या है, सी। व्याख्या क्या होगा कि भारत में 10 लाख या अधिक जनसंख्या वाले शहर को महानगर यानी मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा जाता है। और इस तरीके से भारत पे देखिए कई शहर हैं, जैसे कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, ये सब कैसे हैं, भारत के महानगर हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, नगरीकरण का प्रमुख कारण है। तो नगरीकरण का प्रमुख कारण क्या है, यहाँ दिया कृषि का विकास, औद्योगिकरण, वन क्षेत्र का विस्तार, जनसंख्या में कमी। तो नगरीकरण का जो प्रमुख कारण है वो देखिए जनसंख्या में कमी नहीं, वन क्षेत्र का विस्तार नहीं, कृषि का विकास नहीं, बल्कि क्या है, औद्योगिकरण। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि उद्योगों के विकास के कारण रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, जिससे ग्रामीण लोग शहरों की ओर प्रवास करते हैं। यही क्या है, नगरीकरण का प्रमुख कारण है। अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, यानी भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस शहर की। पहला देखिए दिया दिल्ली, दूसरा दिया मुंबई, तीसरा दिया कोलकाता, चौथा दिया चेन्नई। तो भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर देखिए चेन्नई नहीं, कोलकाता नहीं, दिल्ली नहीं, बल्कि कौन है, मुंबई है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर क्या है, बी। व्याख्या क्या होगा कि मुंबई भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है और यह देश की आर्थिक राजधानी भी कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है, अधिवास का अर्थ है, यानी अधिवास का मतलब क्या होता है। पहला देखिए जनसंख्या वृद्धि, दूसरा दिया मनुष्य का स्थायी निवास स्थान, तीसरा दिया उद्योगों का विकास और चौथा दिया कृषि उत्पादन। तो अधिवास का अर्थ देखिए कृषि उत्पादन नहीं है, उद्योगों का विकास नहीं है, जनसंख्या वृद्धि नहीं है, बल्कि क्या है, मनुष्य का स्थायी निवास। इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है, बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि अधिवास का अर्थ है
जहां मनुष्य अस्थायी रूप से निवास करता है, चाहे वह गांव हो या शहर। ठीक, चाहे गांव में रहे चाहे शहर में, लेकिन अस्थायी रूप से रहे उसी को कहा जाता है अधिवास। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा अधिवास असंगठित बस्ती कहलाता है? तो पहला ऑप्शन देखिए दिया है संगठित, दूसरा दिया असंगठित, तीसरा दिया रैखिक, चौथा दिया नाभिकीय। तो वह अधिवास जो असंगठित बस्ती कहलाता है वो देखिए नाभिकीय नहीं है, रैखिक नहीं है, संगठित नहीं, बल्कि कौन सा है? असंगठित। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि जब घर एक दूसरे से काफी दूर पर बने रहते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? असंगठित या विखंडित अधिवास। यानी घर जो है एक साथ ना हो बल्कि दूर दूर पे हो, ज्यादा उसमें गैप हो। अगला क्वेश्चन क्या दिया? देखिए रैखिक अधिवास कहाँ बनता है? देखिए पहला ऑप्शन दिया पर्वत की चोटियों पर, दूसरा दिया नदी या सड़क के किनारे, तीसरा दिया खेतों के बीच और चौथा दिया मरुस्थलों में। तो रैखिक अधिवास देखिए कहाँ पे बनता है? मरुस्थलों में नहीं, खेतों के बीच में नहीं, पर्वत की चोटियों पर नहीं, बल्कि नदी या सड़क के किनारे बनता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। सही उत्तर क्या है? बी। देखिए आंसर है बी। व्याख्या क्या होगा कि रैखिक अधिवास प्राय देखिए सड़क, नदी या नहरों के किनारे विकसित होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए क्या दिया है कि विश्व का सबसे बड़ा शहरी समूह कौन सा है? तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए दिया न्यूयॉर्क, दूसरा दिया टोक्यो, तीसरा दिया बीजिंग, चौथा दिया दिल्ली। तो विश्व का देखिए सबसे बड़ा जो शहरी समूह है वो देखिए दिल्ली नहीं है, बीजिंग नहीं है, न्यूयॉर्क नहीं, बल्कि कौन सा है? टोक्यो है। यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और टोक्यो क्या है? जापान की राजधानी है। ठीक, देखिए आंसर क्या है? बी। व्याख्या क्या होगा कि जापान की राजधानी टोक्यो जो है विश्व का सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र यानी मेगा सिटी है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी घोषित की गई थी? आज की क्लास का देखिए लास्ट क्वेश्चन भी है, इसके बाद के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो पूछा जा रहा है कि भारत में सबसे पहले स्मार्ट सिटी किस शहर को घोषित किया गया था? तो पहला देखिए दिया भोपाल, दूसरा दिया इंदौर, तीसरा दिया पुणे, चौथा दिया सूरत। तो भारत की जिस सिटी को सबसे पहले स्मार्ट सिटी बनाया गया था वो देखिए भोपाल नहीं है, इंदौर नहीं है, सूरत नहीं, बल्कि कौन है? पुणे है। पुणे को सबसे पहले क्या बनाया गया था? स्मार्ट सिटी घोषित। और कब किया गया था? 2015। ठीक, तो सही उत्तर सी। देखिए आंसर क्या है? सी। व्याख्या क्या होगा कि भारत सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन 2015 के अंतर्गत पुणे को क्या किया गया था? प्रथम स्मार्ट सिटी के रूप में चयनित किया गया। ठीक, तो इस तरीके से देखिए आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए और हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों का बेहतर तरीके से व्याख्या के साथ प्रैक्टिस किया। और ये प्रश्न जो है आपके देखिए एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं जरूर पूछे जाते हैं। कहीं कहीं क्या होता है कि आपको क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन में या मैचिंग वाले क्वेश्चन में इन सब प्रश्नों को ज़्यादा पूछा जाता है। तो इस तरीके से आप इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और जो इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको भी नोट करके रखिएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, चाहे प्रश्न में चाहे ऑप्शन में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं अगर उसमें किसी भी प्रकार की जो है गलती देखता हूँ तो मैं उसको संशोधित कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक इतने धैर्यपूर्वक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।